बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट को लेके कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह मैनेज करनी है, अपने टैक्स रिटर्न्स और अपने जितने भी विजिटर वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे आपस में कम्युनिकेट करना है, कैसे वीज़ा ऑफिसर से रिजेक्शन में बचना है आपने। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल देखता है ना, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत तगड़ी है, आपने एसेट्स बड़े तगड़े लगाए, बैंक स्टेटमेंट में कंप्रोमाइज़ करके वीज़ा रिजेक्ट आपका, आप टैक्स रिटर्न में कंप्रोमाइज़ करके वीज़ा रिजेक्ट है आपका। यानी एक डॉक्यूमेंट भी आपका ऐसा हो जिसमें लूप होल हो या आपने उसको इग्नोर किया हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में अपना इंप्रेशन छोड़ सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिजेक्शन मिल सकती है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल में कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह आपस में कम्युनिकेट करना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर के सामने जैसी आपकी फाइल जाए, स्टेटमेंट बताए कि भाई हाँ टैक्स रिटर्न इस बंदे की ओके है, टैक्स रिटर्न बताए हाँ जी स्टेटमेंट इस बंदे की ओके है, स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न दोनों बताएं कि यार इस बंदे का बिजनेस सही है, बिल्कुल ओके है, या जॉब इस बंदे की बिल्कुल ओके है। डॉक्यूमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करना, ताकि वीज़ा ऑफिसर के सामने जैसी आपकी फाइल जाए, वो वीज़ा ऑफिसर मतलब ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाए, उसको कन्फ्यूजन ना हो, हर चीज़ क्लियर हो उसके सामने, वो पॉजिटिव डिसीजन दे सके आपको। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा मैं आपको। सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स। बस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम इस ऐसी एक सीरीज बनाएं जिसमें टूरिस्ट वीज़ा पे स्पेसिफिकली फोकस करें, ताकि लोगों को टूरिस्ट वीज़ा का पता चल सके, डिफरेंट कंट्रीज के प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंटली आपके जहन में बिठाऊंगा ताकि आप रिजेक्शन से बच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट को लेकर। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट ना ये होती है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहना बैंक स्टेटमेंट है। लोग राब्ता करते हैं, सर जी मेरे अकाउंट में 3 महीने हो गए हैं, 20 लाख पड़ा हुआ है, मेरी स्टेटमेंट ओके है, वीज़ा लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे अकाउंट में फिलहाल तो 4-5 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन मैं 20 लाख कर लूंगा, मैं 25 लाख कर लूंगा, मसला कोई नहीं है मेरे लिए, मेरा वीज़ा लग जाएगा। यार देखो, बैंक स्टेटमेंट ऑफिसर मांगता क्यों है? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने सेटिस्फाई तो ऑफिसर को करना है ना। आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, टैक्स रिटर्न लगा रहे हैं, फलां 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 कई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर देते हैं, किस लिए? एंड ऑफ द डे आपका पर्पज होता है वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना, सिर्फ इसलिए डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट ने बोल बोल के थोड़ी बताना है ऑफिसर को, उसने देखने हैं, उसको समझ आएगी, ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा, वीज़ा इशू कर देगा। ऑफिसर मतलब उसको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज होगा, वो आपकी सारी फाइल साइड पे करके कहेगा रिजेक्ट मारो। तो एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई किसको करना है? ऑफिसर को। बैंक स्टेटमेंट ऑफिसर क्यों लेता है आपसे? क्यों वो कहता है मुझे आखिरी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट दो? भाईजान उसने आपके सर्कमस्टेंस देखने हैं, उसने आपकी लाइफस्टाइल देखना है, उसने देखना है कि आप आखिरी 6 माह में आपने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि आप खर्चे अखराजात करके भी, आप सारे खर्चे याशियाँ करके भी, आप पाकिस्तान में रहते हुए 60-70 हज़ार रुपया सेविंग कर रहे हैं, या 40-50 हज़ार आप मंथली सेविंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, आपको वीज़ा दिया जा सकता है, वो आपको वीज़ा इशू कर देगा। इसलिए उसने आखिरी 6 महीने में बैंक स्टेटमेंट, उसने ये नहीं देखना कि बंदे के पास पैसे पड़े हुए हैं कि नहीं, उसने देखना है आखिरी 6 महीने के अंदर बंदे के सर्कमस्टेंस क्या रहे हैं, बंदे का लाइफस्टाइल क्या रहा है, इसने ग्रोसरी परचेज की है, अगर की है तो कितनी की है, इसने पेट्रोल डलवाया डलवाया तो कितना डलवाया है, इसने बैलेंस किया है अपने मोबाइल में, किया है तो कितना यूज़ किया है, इसने डेबिट किया है, इसके पैसे आए हैं तो आखिरी 6 माह में कितने आए हैं, इसने उसमें से खर्च कितने किए, बचाए कितने। ये चीज़ें देखने के लिए आखिरी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है। आपने ये सुना होगा कि अक्सर कंसल्टेंट्स कहते हैं कि यार वीज़ा लगने को आए तो वो अगर आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपया हो तब भी लग जाता है, ना लगने पे आए तो आपके अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपया पड़ा हो फिर भी नहीं वीज़ा लगता। वो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है पता नहीं अकाउंट में बैलेंस शो करवा देने से वीज़ा लगता है। भाई अकाउंट में बैलेंस आप 2-3 करोड़ शो करवा देना, ऑफिसर को लगे कि यार आखिरी 6 माह में इसका लाइफस्टाइल को मुझे समझ नहीं आया कि इसने 2-3 करोड़ तो शो करवा दिया, क्या वाकई ये 2-3 करोड़ इसका अपना है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए है ना, लेकिन ऑफिसर को पता लगा कि यार आखिरी 6 माह में इसने इसने प्रॉपर सर्कमस्टेंस अपने शो किए, इसने खर्च अखराजात करके भी सेविंग करके आखिरी 6 माह में 7-8 लाख रुपया बचा लिया है, तो वो आपको वीज़ा इशू कर देगा, क्योंकि उसको आपकी समझ आ गई है। तो बेसिकली 6 महीने की स्टेटमेंट देखना मकसद सिर्फ आपका लाइफस्टाइल देखना है, ना कि ये देखना कि अकाउंट में 20 लाख पड़ा है, 30 लाख 50 लाख पड़ा है। तो स्टेटमेंट जब भी बनाए, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये नोटिस करना है कि आपके अकाउंट में जब आप स्टेटमेंट बनाने लगे हैं, जब आप स्टेटमेंट की शुरुआत करने लगे हैं, तो आपने एक तो पूरी प्लानिंग करनी है, दूसरा आपके अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो 5-7 लाख रुपए से कम ना हो। मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 70 हज़ार, ये बैलेंस ना हो। ओपनिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं ना, तो आपका सबसे ऊपर वाले पेज में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों आ रहे होते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि इस बंदे ने यकदम से पैसा तो नहीं रखवाया,
या इस बंदे की सेविंग्स पहले 6 महीने से पहले कितनी थी। तो आपका ओपनिंग बैलेंस जो है ना, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने सोचा कि यार ये फरवरी है, मैंने मार्च से स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है। मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने मैंने स्टेटमेंट बनानी है। कुछ सितंबर में मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपने इस महीने फरवरी में आपके अकाउंट में, अगर बैलेंस पे डिपेंड करता है, अगर आपका बैलेंस आपने 50-60 लाख रुपया रखना है तो डेफिनेटली आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका 10-12 लाख 15 लाख होना चाहिए। एक लॉजिक आपने जेन में रख लेना है कि जब भी आपने स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है तो आपने एंड ऑफ द डे जितना क्लोजिंग बैलेंस शो करना है, क्योंकि किसी के पास, किसी ने 20 लाख करना है, किसी ने 50, किसी ने 70, अपने क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग जितना आपने क्लोजिंग बैलेंस शो करना है उसका कम से कम 65% आपके अकाउंट में पहले से मौजूद हो। 60 to 65% हिस्सा आपकी टोटल अमाउंट का पहले ही आपके अकाउंट में, या कम से कम 40% हिस्सा आपके अकाउंट में पहले से मौजूद हो। उसके बाद आप बाकी, मिसाल के तौर पे मैंने सोचा यार मैं 20 लाख रुपया जो है ना वो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शो करना है अपना, तो उस कम से कम 8-9 लाख रुपया मेरे अकाउंट में, 7-8 लाख रुपया मेरे अकाउंट में पहले से मौजूद होना चाहिए, ताकि फिर 6 महीने वो 11 लाख रुपया मैंने मजीद छोटी छोटी अमाउंट्स में डिपॉजिट करके एंड ऑफ द डे 20 लाख रुपया शो करवाना है, ताकि ऑफिसर को भी पता हो कि यार पिछले 6 महीने के अंदर 11 लाख रुपया मेरा मजीद मैंने सेव किया और 6-7 लाख रुपया पहले से मैंने इसी तरह सेव किया हुआ था। जेन्युइन स्टेटमेंट आपकी लगे। और अगर ये हो कि आपका ओपनिंग बैलेंस 60-70 हज़ार रुपया हो और आप 6 महीने में सीधे 20 लाख रुपया डिपॉजिट कर दें, तो वीज़ा ऑफिसर सोचेगा यार 6 महीने में तो इस बंदे ने 60-70 लाख रुपया या 50 लाख 30 लाख जितना भी बनाना था बना लिया। पीछे 6 महीने से पहले स्टेटमेंट जब से मैंने मांगी इसने वो तो मुझे शो करवा दिया। 6 महीने से पहले इसके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था। इसका मतलब इसका अपना जो बैलेंस था वो वही था, 1 लाख रुपया 60 हज़ार रुपया जो पहले पड़ा हुआ था। 6 महीनों में इसने इधर उधर से पैसे पकड़ के आई चलाई की है, मुझे शो करवा दिया। ठीक है। स्टेटमेंट जब भी आपने बनानी है, कोशिश करनी है आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कम से कम आपके एंड ऑफ द बैलेंस जो होगा उसका 40% आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, पहले से अकाउंट में मौजूद हो, उसके बाद स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी अपने अकाउंट में बिजनेस से बहुत ज़्यादा बढ़ के या बिजनेस से बहुत ज़्यादा कम अमाउंट शो नहीं करनी। सैलरी वालों की तरफ मैं बाद में आता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर मैंने शो किया जी मेरी करियाने की दुकान है और ट्रांसैक्शन मेरी बता रही है कि जिस बंदे का कारखाना है, 5-5 लाख, 3-3 लाख, 10-10 लाख। ठीक है। तो वो तो ऑफिसर को होगा यार एक बंदे का स्टोर है, एक छोटा सा स्टोर है, शॉप है, और ट्रांसैक्शन इसकी फैक्ट्री ओनर वाली है, वो रिजेक्शन मारेगा, सीधी पता चल जाएगा फेक है। या आपने शो कर दिया जी मेरे तो 3-4 कारखाने हैं, मेरा अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, ट्रांसैक्शन आपकी 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार की, 40-40 हज़ार की, वो समझ जाएगा ऑफिसर कि यार ये बंदा फेक है, मतलब बिजनेस इतना तगड़ा है, ट्रांसैक्शन 40-40 हज़ार की हो रही है, 10-10 हज़ार की हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा 10 हज़ार की ट्रांसैक्शन ना करें, करें, लेकिन अपने बिजनेस को माइंड में रखते हुए कि मैंने बिजनेस क्या शो किया है उसके अकॉर्डिंगली जितनी की जेनुअनली बिजनेस एक बना सकता है ना उतनी अमाउंट्स शो किया करें। ठीक है। दूसरी ये चीज़ होगी, मिसाल के तौर पे एक महीने फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यार मैं 6 महीनों के अंदर ना 20 लाख रुपया अपने अकाउंट में बनाऊंगा, यूटिलाइज करूंगा 6 महीने की स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब उस 20 लाख, ऐसा नहीं कि मैं 20 लाख मैंने जमा करवाया तो एंड वाले दिन भी मेरे अकाउंट में 20 लाख ही हो, वो भी फेक स्टेटमेंट हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर 20 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ है ना तो उसमें से 4-5 लाख रुपया, 6 लाख 6 महीने में आपने खर्च भी किया हो, निकला भी हो आपके अकाउंट में से। यानी ऐसा नहीं करना कि एक महीने में 5 लाख रुपया इनकम हुई और उसमें से निकला सिर्फ 20-30 हज़ार रुपया, कि जी मैंने 5 लाख कमाया और 30 हज़ार मेरा खर्चा हुआ है। खर्चा शो करना बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ पैसा अकाउंट में आना ज़रूरी नहीं है, उसका खर्चा खर्च करना उसका देखना है ऑफिसर ने 6 महीने में ये नहीं देखना कि अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसने देखना है लाइफ स्टाइल कैसा आपका, उस पैसे को आपने यूटिलाइज कैसे किया, खर्च कैसे किया। आपने 6 महीने, अगर एक महीने में 6 महीने की स्टेटमेंट बनाई, हर महीने आपकी फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आपकी इनकम हुई, तो उसमें से कम 2 लाख रुपए आपने खर्च भी करना है हर महीने। खर्च करने से मुराद ये नहीं कि वाकई खर्च करना है, यानी उसमें से अकाउंट में से हर महीने निकलना भी चाहिए और बाद में वो जाए ना उस महीने में। ये ना हो कि 5 लाख रुपए आपने जब अपना ऐड किया अकाउंट में हर महीने और उसमें से 2 लाख रुपए निकाल के फिर वो 2 लाख उसी महीने ऐड कर दिया। ये हरकत नहीं करनी। 5 लाख रुपया हर महीने ऐड किया, उसमें से 2 लाख आपने निकाल लिया, 3 लाख रुपया हर महीने आपका सेव हो गया। ये जो 2 लाख निकला ना ये अगले महीने डिपॉजिट कर ले। तो इस तरह आपने अपना लाइफस्टाइल दिखाना ऑफिसर को, सिर्फ स्टेटमेंट दिखा देना, क्लोजिंग बैलेंस दिखा देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने उसको अपना लाइफस्टाइल दिखाना है। नेक्स्ट सबसे बड़ी एक और मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, इधर से पैसे जमा करवाए उधर से निकलवाए, इधर से जमा कराए एटीएम मार के निकाल लिए। ये स्ट्रैटेजी भी आपकी रॉन्ग है, बल्कि बड़ी रॉन्ग है। आप खुद इधर से पैसे अपने जमा करवाएं बैंक में जाके और शाम को एटीएम मार लें, ये हरकत भी नहीं करनी। आपने फॉर एग्जांपल कोशिश करनी है मल्टीपल अकाउंट्स के जरिए यूज़ करें, डिफरेंट अकाउंट्स का यूज़ करें।
दोस्त को पैसे पैसे अपने अकाउंट में करवाने हैं ना, किसी दोस्त को ले गए बैंक में, यार तू अपने अकाउंट में पैसे करवा ले, फिर बैंक एप्लीकेशन के थ्रू तू मेरे अकाउंट में कर दी, ठीक है। या किसी दोस्त को चेक बना दिया, ये ले यार तू मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा, ठीक है। या किसी दोस्त को चेक बना के दे दिया कि तू विड्रा कर रहा, सिर्फ एटीएम ही नहीं, तू विड्रा कर रहा है। अपना एटीएम जो है उसको ग्रोसरी, कोई भी ग्रोसरी आप नहीं परचेज करते, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं नहीं यार मैं इतनी शॉपिंग करता ही नहीं हूँ, तो मैं कार्ड किस तरह मारूं। किसी दोस्त को पकड़ लें, किसी रिलेटिव को पकड़ लें जो शॉपिंग करना चाहता है, जो किसी किसी दोस्त को देख लें जिसको आपने जो जो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार ये तगड़ा बंदा है, मेरा दोस्त अच्छा है, तगड़ा है, ये शॉपिंग भी करता है, तो आप उसको बोले ना कि यार ये मेरे कार्ड से पेमेंट कर लो, मुझे कैश दे दो। पेट्रोल डलवाना है, कोशिश करें कि आप अपनी बाइक में भी पेट्रोल डलवा रहे हैं, कार्ड उसको दें, कार्ड से आप जो है ना पेट्रोल डलवाएं। गाड़ी में पेट्रोल, आपके पास गाड़ी नहीं है, किसी दोस्त यार की गाड़ी देख लें, या आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप उस बंदे को कहें कि यार मैं आप कैश देना है अपने, मैं अपने अपने पेट्रोल, किसी मतलब आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई दोस्त रिलेटिव भी नहीं है, पेट्रोल पंप पे चले जाएं, उस बंदे को कहें यार आप कैश मुझे दे दें, पेट्रोल पंप वाले से बात कर लें कि यार मैंने ना अपनी स्टेटमेंट बनानी है, ये आप मुझे कैश दे दो, मैं अपने कार्ड के ज़रिए ये अमाउंट पे कर देता हूँ। इस तरह यूटिलाइज करें, अपना बैलेंस करते हैं, कोशिश करें बैंक एप्लीकेशन के जरिए करें। ट्रांसैक्शंस किसी को पैसे भेजने हैं, बैंक एप्लीकेशन का यूज़ करें जो मोबाइल में, डिफरेंट मल्टीपल वेज के जरिए आपका इन आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह गए जमा करवाए, शाम को जाके खुद ही एटीएम से निकलवा लिए, ये पैथेटिक स्टेटमेंट हो जाएगी। मल्टीपल ट्रांसैक्शंस आपके, मल्टीपल तरीके से ट्रांसैक्शंस आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। ये होगी बैंक स्टेटमेंट को लेके कुछ चीज़ें। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी पे मजीद वीडियोस बना दूँ बैंक स्टेटमेंट को लेके। अब आ जाए टैक्स रिटर्न्स की तरफ। भाई टैक्स रिटर्न जब आप बनाते हैं ना, टैक्स रिटर्न बहुत सारे लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न बड़ी ज़रूरी है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं होती। टैक्स रिटर्न आपने नहीं भी लगाई वीज़ा लग जाता है। टैक्स रिटर्न एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे होता है ना कि हम अपने जैसे पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, फोटो है, बैंक स्टेटमेंट है, मेंटेनेंस लेटर है, एनटीएन है, ये डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, इनके बगैर वीज़ा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं यार मैं अपने प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स लगा देता हूँ, मैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लगा देता हूँ, मैं अपने टैक्स रिटर्न्स लगा देता हूँ, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर की मेंबरशिप लगा देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स जो इमिग्रेशन एम्बेसी रिक्वायर्ड नहीं करती, लेकिन हम ऑप्शनली साथ लगा देते हैं कि यार चलो मेरी फाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन लेकिन आपने ये देखना है कि बेतुकी फाइल नहीं लगा बनानी। जैसे टैक्स रिटर्न्स है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 6 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है ना, उसके ऊपर आपका जीरो टैक्स है। मतलब 6 लाख रुपए से एक साल में आपने 6 लाख रुपए से कम पैसे कमाए, आपका जीरो टैक्स है, आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो 90% जो लॉयर्स हैं, वो क्या करते हैं, आप उनके पास जाए ना कि यार मैंने वीज़ा अप्लाई करना है यूरोप का, अमेरिका का, कनाडा का, किसी भी कंट्री का, डेवलप कंट्री का, तो मैंने टैक्स रिटर्न बनानी है, वो आपको सेम पैटर्न की टैक्स रिटर्न बना के देंगे। 6 लाख रुपया उसमें आपकी टोटल इनकम होगी, टैक्स उसमें जीरो होगा, और आपकी एसेट्स 10-12 लाख रुपया बना के कहेंगे ये ले जी आपकी रिटर्न बन गई। आप वो रिटर्न अपने फाइल के साथ लगाते हैं, वीज़ा ऑफिसर के पास फाइल जाती है, वीज़ा ऑफिसर देखता है यार, टैक्स रिटर्न से देखता है, टैक्स रिटर्न देख के वो कहता है यार ये बंदे ने साल का 6 लाख रुपया कमाया है, ये बड़ा ही माड़ा बंदा है, इसको वीज़ा नहीं देना, क्योंकि 6 लाख रुपया तो बेचारा साल का कमा रहा है। अच्छा, वो टैक्स रिटर्न रख देता है, वो आपकी स्टेटमेंट देखता है, स्टेटमेंट बताती है जी बंदे के अकाउंट में 12-15 लाख रुपया मौजूद है। वो फिर सोचता है कि इस बंदे ने झूठ बोला है, इसकी टैक्स रिटर्न बना बता रही है माड़ा बंदा है, 6 लाख रुपया साल का कमाया है, बैंक स्टेटमेंट बता रही है जी 12-15 लाख रुपया मेरे अंदर तो पड़ा हुआ है, ये बंदा तो ठीक ठाक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपनी गवर्नमेंट के साथ झूठ बोला है कि मैं जी साल का 6 लाख रुपया कमाता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस अच्छा खासा पड़ा हुआ है। वहाँ से फिर आप फंस जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर कहते हैं इसने अपनी गवर्नमेंट के साथ चीट किया है, इसका मतलब ये वीज़ा लेने के काबिल ही नहीं है, इसको वीज़ा नहीं देना। टैक्स रिटर्न जब भी बनवानी है, बाय द वे आप हमारे जरिए भी मैनेज करवा सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न। हम आपकी सारी टैक्स रिटर्न इमिग्रेशन और गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई मसला ना आए और इमिग्रेशन भी सेटिस्फाई हो जाए। टैक्स रिटर्न अगर आप मैनेज करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करना है, वेट करना है, हम खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। तो टैक्स रिटर्न्स आपकी अगर मैनेज करवाई हैं फिर लगा लें, अगर आपने मैनेज नहीं करवानी, टैक्स रिटर्न साथ ना लगाएं, फाइल के साथ टैक्स रिटर्न लगाएं ही ना। मिसाल के तौर पे आपको लगता है यार टैक्स रिटर्न लगाने से मैं गवर्नमेंट के शिकंजे में ना आ जाऊँ, जो कि गलत बात है, आप हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस ना हिट हो जाए, किसी मसला ना हो जाए, टैक्स रिटर्न लगाएं ही ना। कौन सा इमिग्रेशन कह रही है कि टैक्स रिटर्न लगाए ही लगाएं, ना लगाएं। आपने ट्रैवल हिस्ट्री लगाई, बैंक स्टेटमेंट लगाई, सारे डॉक्यूमेंट्स तगड़े लगा के वो टैक्स रिटर्न्स को आपने काला टिक्का लगा के उसमें फाइल में ऐड कर लिया, वो टैक्स रिटर्न ने आपकी सारी फाइल का बेड़ा गर्क कर देना। वो जितनी फाइल बनाई, वो टैक्स रिटर्न अच्छी नहीं है तो सारी फाइल का बेड़ा गर्क। इसलिए या तो टैक्स रिटर्न लगाए ही ना करें, अगर लगानी है तो उसको प्रॉपर मैनेज करके लगाएं। और एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, बस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लंबी हो रही है, मेरा दिल था और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता, लेकिन फिर लोग कहते हैं जी वीडियो लंबी हो जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि 2017 से लेके अभी तक मेरी हमेशा इस चैनल पे कोशिश रही है, मैं ट्रांसपेरेंट क्लियर चीज़ें आपको बताऊं, कोई चीज़ छुपाऊं ना आपसे, ठीक है।
आखिरी चीज़ डिस्कस करते हैं, आखिरी बात सैलरी पर्सन्स के लिए। सैलरी पर्सन्स ने क्या करना है, आपकी एक तो सैलरी अकाउंट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपकी सैलरी के अलावा कोई भी 1 रुपया भी आपके अकाउंट में नहीं आना चाहिए। 1 रुपया भी अगर आपके अकाउंट में आ गया ना सैलरी के अलावा, समझ लें आपकी फटी लिखी गई है। क्योंकि ऑफिसर को आपने बताया कि जी मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपया, मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी 1 लाख रुपये है, मैं जॉब करता हूँ और जनाब मैं, ये मेरा सरकमस्टेंस है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। अब 1 लाख रुपये से, 1 लाख रुपये के अलावा अगर 5,000 रुपया आ गया ना आपके अकाउंट में कहीं से, तो ऑफिसर ने कहना यार 1 लाख रुपया तो आपने बता दिया था कि ये जॉब कर रहा हूँ मैं, ये 5,000 किस किस मतलब किस तरह आया है, या तो उसको कवर लेटर में जस्टिफाई करें तो ठीक है, कहीं ना कहीं ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन बेहतर हाल यही है कि सैलरी अकाउंट में सिवाय सैलरी के आपका 1 रुपया भी ना आए, कोई अमाउंट आपकी ना आए। बड़ी कोई मजबूरी है तो अमाउंट मंगवा के उसको कवर लेटर में जस्टिफाई कर ले, वरना कोई पैसा सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में ना आए। ठीक है, जो अखराज आता है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर के सामने आपकी स्टेटमेंट गई, उसने देखा यार ये बंदा जॉब करता है, इसकी सैलरी 1 लाख रुपये है, अच्छा उसके बाद ये इतने इसके फैमिली मेंबर हैं और 40,000 रुपया ये महीने का खर्चा करता है, 60,000 रुपया ये बचा रहा है, या 60,000 रुपया खर्चा कर रहा है, 40,000 रुपया ये बचा रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल है, ये पाकिस्तान में स्टेबल है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहते हुए अखराजात करके भी फिर भी 40,000 रुपया मंथली सेव कर रहा है। इट्स मीन ये टूर करने के काबिल है, इसको वीज़ा दे देना चाहिए। तो आपने जो सैलरी अपनी शो करनी है ना, 1 लाख रुपया करें, 1.5 लाख रुपया करें, 90,000 करें, 2 लाख रुपया करें, 4 लाख रुपये, जितनी भी सैलरी आपने शो करनी है मंथली, एक तो उस सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में कुछ आए ना, और दूसरी चीज़ उस सैलरी का 55 to 60% आप खर्चा करें, 40% सेव करें। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि जी मेरी 1 लाख रुपया सैलरी आई है, आपकी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया सैलरी है, अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया फरवरी में। अब फरवरी में 1 लाख में से आपने 40,000 रुपया खर्चा कर लेना, 50,000, 40-50,000 ही आपने सेव कर लेना, आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास है जी, मिसाल देने लगूँ, मैंने कहा यार मैं ना 20 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस शो करना चाहता हूँ अगले 6 महीनों में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस महीने में मैं अपनी सैलरी को, 1 लाख रुपया मेरी सैलरी है, मैं उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल 6 लाख रुपया, 6 महीने का 6 लाख हो गया। 1 लाख रुपया सैलरी हुई तो 6 महीने की 6 लाख रुपया सैलरी होगी। यानी अगले 6 महीने, ये फरवरी है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 6 महीने मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपया आना चाहिए, क्योंकि मेरी 1 लाख रुपया सैलरी, हर महीने 1 लाख रुपया आएगा। मैंने टोटल शो करना है 20 लाख रुपया, तो मैं 14 लाख रुपया इस महीने अपने अकाउंट में इकट्ठा ही रखवा दूंगा। इकट्ठा इसलिए रखवा दूंगा ताकि अगले 6 महीने मेरी लाख लाख रुपया सैलरी ऐड होगी, वो 20 लाख रुपया हो जाएगा। उसमें से मैं हर महीने 40,000 रुपया खर्चा करूंगा, वो तकरीबन 2,40,000 रुपया खर्चा हो गया, बाकी मेरी सेविंग हो गई। 14 लाख रुपया मेरा ये जो मैंने फरवरी में रखवाया था ये ऐड हो गया, कुछ 3-4 लाख रुपया मेरे 6 लाख में से 2,40,000 खर्चा निकला अगले 6 महीने, 40,000 करके 60,000 सेविंग रही, 3,80,000 रुपये मेरा वो ऐड हो गया। तो 16 लाख प्लस 3,80,000 को 18-19 लाख रुपया मेरा, या 17 लाख 18 लाख रुपया मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट होगी सैलरी पर्सन्स के लिए। और सैलरी पर्सन्स को भी टैक्स रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एनटीएन अपना लगा ले, इनफ है। इंडिविजुअल एनटीएन आपका होगा जिसमें सिंपल एक एनटीएन नंबर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा ये हो गया जी, वैसे टैक्स रिटर्न लगाना चाहे सैलरी पर्सन भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल होती है। ये वो चीज़ें थी जो आप लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपकी रिजेक्शन होती है। मज़ीद अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी प्लानिंग करें, हम आपकी हेल्प करें, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, कोई कॉल पे बात करने का 10,000 रुपया नहीं है, फ्री में सर्विस मुराद फ्री इन्फॉर्मेशन। कोई भी सर्विस लेनी है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है, विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है, टैक्स रिटर्न्स मैनेज करवानी है, कोई प्लानिंग करनी है अपने वीज़ा की, वो सारी पेड सर्विसेज है हमारी। बात करनी है, मशवरा करना है, कोई मशवरा लेना है, एडवाइस लेनी है, कोई प्लानिंग करनी है, वो आपने फ्री है हमारी तरफ से। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, वेट करना है, कॉल करेंगे तो सीधे ही मैं ब्लॉक करूँगा। क्योंकि मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, रिक्वेस्ट ये है कि मैसेज कर लिया करें, वेट कर लिया करें, हम खुद ही 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, तो आपने कोई भी सर्विस चाहिए या कोई प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वेट करना है, हमने खुद ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स कर देना है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। ठीक हो गया जी, ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप अपना टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, प्रॉपर लीगली और अपना ऑथेंटिक वे के ज़रिए आप अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और वीज़ा अपना प्रोसेस करके इंशाल्लाह लेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल में पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।